हेलो एंड नमस्कार बच्चों। ट्वेल्थ बोर्ड वन शॉट में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है कृषि वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है एंटोमोलॉजी पोर्शन यानी कि जो जंतु विज्ञान है उसमें से भी ऐड किया है। ऐड करने का मतलब ये है कि जो अभ्यास प्रश्न बैंक 2024-25 सीजी बोर्ड से आया है उन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है और मैंने जो कृषि विज्ञान का स्पेशली जो प्रश्न बैंक है वो आप लोग को वीडियो के साथ मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं उन्हीं को हमें चूज करके क्या करना है, लिखना है। साथ ही मैंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जिसको आप लोग को क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जो पहला क्वेश्चन दिया है वो ये है, क्या चीज की पादप वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ है उसको कौन सा ऐसा चीज है जो क्या करता है, नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास जिसमें पहला दिया है हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम और क्या चीज, विटामिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पादप वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है क्या चीज, हार्मोन। तो हार्मोन जो है पादप की वृद्धि ग्रोथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बाकी जो प्रोटीन्स, एंजाइम्स और जो विटामिन्स हैं वो क्या करते हैं, बाकी शरीर की क्रियाविधि को संचालित करने के लिए क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। देन हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है आज का, हार्मोन्स है। ठीक है, तो पादप वृद्धि को नियंत्रित करता है हार्मोन्स। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में शारीरिक प्रक्रियाओं और व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हार्मोन्स जो यहाँ पे बोला गया है क्या चीज, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव में आपके प्लांट्स भी सम्मिलित है प्लस आपके एनिमल्स भी आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है बहुकोशिकीय में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्मोन्स दिए गए हैं वो क्या करता है कि रासायनिक संदेशवाहक। ठीक है, जैसे कहीं पे हमें चोट लगी है, ठीक है, तो हमें पता चलता है, दर्द का एहसास होता है, वो सारा का सारा जो काम है वो कौन करता है, जो हार्मोन्स है वो करते हैं। वहीं अगर बात करें वनस्पति विज्ञान में तो जो प्लांट बेस्ड जो हार्मोन्स है उसमें 5 प्रकार का आपका हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और ये आगे क्या चीज, एब्सिसिक एसिड। ये 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और इन्हीं से बाकी हार्मोन्स जिसमें इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, ये जो बाकी ऑक्सिन के प्रकार है वो सारे चीज आते हैं। जैसे जिब्रेलिन में भी होता है GA3, GA2, GA1, ये अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, अगर हम हार्मोन्स को बात करें तो ये 3 जो हार्मोन्स दिए गए हैं, ठीक है, ये जो 3 हार्मोन्स दिए गए हैं ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, जो प्लांट ग्रोथ है ना, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि पौधे की जो वृद्धि है उसको बढ़ावा देने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये 3। दूसरा अगर मैं बात करूं एथिलीन, तो एथिलीन क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को बढ़ावा भी देता है प्लस रिड्यूस करने का भी काम करता है। साथ ही साथ एथिलीन को एक इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए जाना जाता है जो आपके पीएटी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एथिलीन कौन सा कार्य करता है। तो एथिलीन का काम है फ्रूट रिपनिंग का काम करता है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, फ्रूट को रिप या फिर उसको पकाने में क्या करता है, सहयोग करता है। वहीं अगर बात करें एब्सिसिक एसिड तो ये ग्रोथ रिटार्डेंट है, ग्रोथ रिटार्डेंट या ग्रोथ इनहिबिटर बोल भी सकते हैं, जो पौधों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तो 3 ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन जो पौधे की वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड जो कि ABA बोलते हैं शॉर्ट में, वो पौधे की वृद्धि को रिड्यूस करता है। और एथिलीन जो है क्या करता है, पौधे मतलब जो फल है, फ्रूट्स है, उसको पकने में क्या करता है, सहयोग करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पादप वृद्धि को नियंत्रित करता है, उसका जो सही आंसर होगा वो है क्या चीज, हार्मोन्स। देन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ऑक्सिन का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-D और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इंडोल एसिटिक, IAA, IBA और 2,4-D ये क्या करता है, ये तीनों के तीनों ऑक्सिन के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, ऑक्सिन के। इसके अलावा यहाँ पे दिया है
क्या चीज की ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जो पौधों में कोशिका की वृद्धि और लंबाई को क्या करता है, बढ़ावा देता है। वहीं टाइप्स दिया गया ऑक्सिन का, तो इंडोल एसिटिक एसिड, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और 2,4-D 2-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D को हम किसके रूप में, हर्बिसाइड के रूप में भी यूज करते हैं। 2,4-D को किसके रूप में, हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा जो है निर्धारित होती है। अगर 20 ppm से अधिक इसकी मात्रा होती है, 20 ppm से अगर अधिक मात्रा होती है तो ये हर्बिसाइड का काम करता है, और अगर 20 ppm से मात्रा अगर क्या है, कम है, तो ये किसका, हार्मोन्स का काम करता है। ठीक है, तो जो 2,4-D है उसका प्रयोग हम 20 ppm से कम करते हैं एज अ हार्मोन, और 20 ppm से अधिक करते हैं एज अ हर्बिसाइड के रूप में। तो ऑक्सिन का यहाँ पे उदाहरण है, ऑक्सिन का उदाहरण यहाँ पे दिया है, तो IAA, IBA और 2,4-D ये तीनों के तीनों जो है क्या है, ऑक्सिन है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें मेंशन नहीं है वो है क्या चीज, NAA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे प्रकार लिखा है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है, जीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कई बार फेवरेट क्वेश्चन रहा है पीएटी एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन है जो कि आपके जो प्रश्न बैंक है उसमें भी दिया गया है कि जीन प्रोटीन पाया जाता है। तो जीन प्रोटीन में ऑप्शन है मक्का, जौ, गेहूं, धान। ठीक है, तो आप लोग भी अगर पढ़े होंगे तो जीन प्रोटीन जो है मक्का का है। ठीक है, जीन प्रोटीन किसका है, मक्का है। इसके अलावा और क्या दिया गया है, मक्के के प्रोटीन को जीन कहा जाता है। जीन जो है अल्कोहल में घुलनशील प्रोटीन का एक क्या है, समूह है। ठीक है, ये किसमें सोल्यूबल होता है, जो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है, स्पिरिट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या रहता है, ये घुलनशील होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉप बेस्ड प्रोटीन दिया है, जैसे कि जौ के प्रोटीन को हॉर्डिन बोलते हैं। क्या कहा जाता है, जौ का जो प्रोटीन होता है हॉर्डिन। गेहूं का प्रोटीन ग्लूटीन कहा जाता है। ठीक है, फेमस है, जो रोटियों को फूलने में क्या करता है, सहायक करता है। ठीक है, उसके अलावा धान का जो प्रोटीन है वो ओराइजिनिन कहलाता है। उसके अलावा धान में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटीन एंड प्रोलामिन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है थर्ड, जीन का प्रोटीन पाया जाता है, तो मक्का इसका राइट आंसर होगा। मक्के में जो है जीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, क्या चीज पूछा गया है, पुंकेसरी नाल स्टेमन ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, तो पुंकेसरी नाल क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको गुड़हल, ठीक है, हिबिस्कस का यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो पुंकेसरी नाल क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, पुंकेसरी नलिका एक पुष्प नलिका है जो तब बनती है जब फूल के नर पुंकेसर के तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये पतली डंडी, ये गुड़हल का फूल कॉमन है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, जो पतली डंडी है उसमें से ये येलो कलर का जो जुड़ा रहता है वो क्या होता है, स्टेमन, मतलब जो नर भाग होता है वो होता है। ठीक है, तो ये दोनों भाग जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इन्हीं जुड़े रहने के कारण इसको क्या बोला जाता है, स्टेमन ट्यूब या पुंकेसरी नाल कहा जाता है। जब मादा भाग से जो नर भाग है वो जुड़ा रहेगा तभी जाके वो स्टेमन ट्यूब या पुंकेसरी नाल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पुंकेसरी नाल के लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी और पेपेलेनियोसी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या चीज, मालवेसी। जो स्टेमन ट्यूब है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है मालवेसी कुल के पौधे में, या जितने भी मालवेसीज हैं, है ना, उन सारे में ये चीज पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है, क्रॉप दिया गया है, जैसे कि मालवेसी का जो एग्जाम्पल है ओकरा, भिंडी, हिबिस्कस हो गया आपका गुड़हल, ठीक है, कॉटन हो गया, कपास, जूट और कोकोआ, जिससे चॉकलेट बनता है, डार्क चॉकलेट खाते हो आप लोग, ठीक है, वो बनता है। वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मालवेसी के अंतर्गत। सोलेनेसी के अंतर्गत एग प्लांट आते हैं। ठीक है, एग प्लांट मतलब बैगन, पोटैटो हो गया, टमेटोस, चिलीज और टोबैको, ये किसके अंतर्गत, सोलेनेसी। क्रूसीफेरी में कोल क्रॉप्स आते हैं। कोल क्रॉप्स कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्रूसीफेरिस क्रॉप हैं, लाइक सरसों वगैरह हो गया, ठीक है, या मस्टर्ड क्रॉप,
सरसों, तोरिया, पीली सरसों, काली सरसों, या कोल क्रॉप में आपका गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, ठीक है, नवल गोल या नोल कोल हो गया, ठीक है, ये ब्रोकली हो गया, ये सब के सब किसमें आते हैं, क्रूसीफेरी में। उसके अलावा पेपिलिनियोसी, तो पेपिलिनियोसी एक उपकुल है, ये पूरा कुल नहीं है, ठीक है। पेपिलिनियोसी को हम फेबेसी भी बोलते हैं, ठीक है, फेबेसी भी बोलते हैं या लेग्यूमिनेसी बोलते हैं, फेबेसी भी बोला जाता है और लेग्यूमिनेसी भी बोला जाता है, ठीक है। तो पेपिलिनियोसी में लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत जितने भी पल्सेस हैं, जो दाल वाली जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए ऑल पल्सेस हैं वो पेपिलिनियोसी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आए। वेल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, मालवेसी, जो स्टेमन ट्यूब पाया जाता है मालवेसी कुल में, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर फार्मूला दिया गया है, पुष्प सूत्र, ठीक है, जिसमें पुष्प सूत्र है, कौन सा क्या लिखा है, बी आर और ईबीआर, ठीक है, ये सिंबल दिया है। उसके बाद द्विलिंगी का है, फिर K5 C5 A5 G2 पुष्प सूत्र है, ठीक है। किसका पुष्प सूत्र है, तो ये जो पुष्प सूत्र है, ये जो पुष्प सूत्र है ये आता है सोलेनेसी के अंतर्गत, ये जो पुष्प सूत्र है ये आता है सोलेनेसी के अंतर्गत, ठीक है। क्रूसीफेरी, मालवेसी या पेपिलिनेसी, तो इसका जो राइट आंसर होगा सोलेनेसी। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे क्या चीज, बी आर दिया है, तो बी आर कहने का मतलब क्या होता है, सापत्री, और ई बी आर कहने का मतलब होता है असहपत्री, ई ब्रैकेट, ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट, ठीक है। सहपत्र किसको बोलते हैं, मान के चलो ये हमारा प्लांट है और प्लांट से एक फ्लावर जो है यहाँ पे निकला हुआ है फ्लावर कहाँ से, यहाँ से निकला हुआ है, तो यहीं पे देखोगे जहां से पुष्प लटकी रहती है वहां से एक छोटी पत्ती निकलती है, इसको बोलते हैं क्या चीज, सहपत्री, ठीक है। जो प्लांट्स होता है उससे ये वाला जो पत्ती निकलता है इसको बोलते हैं सहपत्र, और यही जो सहपत्र की के लिए हम जो शॉर्ट टर्म यूज करते हैं वो बी आर टर्म्स को यूज करते हैं। उसके अलावा दिया गया है एक्टिनोमॉर्फ। एक्टिनोमॉर्फ क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले मालवेसी का दिखाया फ्लावर, ठीक है, तो मालवेसी फूल में आप लोग देखोगे कि कोई भी फ्लावर होता है, वन सेकेंड, कोई भी फ्लावर होता है तो उसमें एक चीज होती है, कुछ इस प्रकार से पेटल्स और पैटर्न जो है फ्लावर के बने होते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फ बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फ। और एक होता है जाइगोमॉर्फ, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फ किसको बोलते हैं, जिस हम फ्लावर को ले रहे हैं वो फ्लावर अगर बाद 5 बराबर भागों में कुछ इस प्रकार से अगर बढ़ जाए तो वो कहलाता है एक्टिनोमॉर्फ। K5 दिया गया है जो कि कैलिक्स के लिए होता है, कैलिक्स को सेपल भी बोलते हैं, और वो होता है बाह्य दलपुंज। आपने देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर उसके नीचे में ग्रीन कलर का छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोलेनेसी कुल के अंतर्गत तो उसमें कैलिक्स की संख्या 5 होती है, इसीलिए 5 लिखा है। और ये जो ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट का अर्थ है कि वो संयुक्त रूप से होते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से। उसके बाद आते हैं कैलिक्स K5 में, K5 तो हो गया, अगला है C5। C5 मतलब होता है कोरोला, कोरोला को पेटल्स भी बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। तो कोरोला कहने का मतलब जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चीज, कोरोला या दलपुंज। आपने गुलाब का पेटल्स देखा होगा, है ना, वो वाला हिस्सा जो कलरफुल होता है वो क्या कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। तो दलपुंज जो होता है कैसा होता है, इसमें जो सोलेनेसी कुल में ये भी 5 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 5, और कैसे रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त रूप से जो फ्लावर्स होते हैं, जो दलपुंज होते हैं, उसमें ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है A5 एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में पुमंग बोलते हैं, और क्या कहा जाता है, इसको स्टेमन बोलते हैं। पुमंग जो होते हैं जनरली तौर पे नर भाग होता है, पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, स्टेमन या फिर पुमंग होते हैं, ठीक है। ये भी कितनी की संख्या में होते हैं, 5 होते हैं और आपस में संयुक्त रूप से रहते हैं, ठीक है। उसके बाद G2 गायनोसियम या फिर कार्पल या फिर इसको बोलते हैं जायांग, ठीक है, ये कितना होता है, G2 2 की संख्या में होता है। तो 2 की संख्या में होने के कारण और कैसा होता है, संयुक्त होते हैं, ठीक है, 2 की संख्या में होते हैं और संयुक्त होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है,
जायांग या मतलब इसका जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसीलिए लगा हुआ है। देन नेक्स्ट, ये वाला सिंबल होता है जो सेक्सुअलिटी को दर्शाता है। सेक्सुअलिटी कहने का मतलब क्या है कि क्या वह एक लिंगी है, द्विलिंगी है या फिर उभयलिंगी है, इस चीज को। तो इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है, ये जो होता है, ऐसा अगर सिंबल है, सिंगल है, तब के केस में ये क्या होगा, नर होगा। और ऐसा अगर सिंबल है, ठीक है, तो तब के केस में क्या होगी, मादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सोलेनोसिस की, तो नर और मादा भाग जो है एक ही फ्लावर्स के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या फिर द्विलिंगी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है सोलेनोसिस। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बच्चे को, ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको समस्या होती है, मैंने देखा है कि फ्लावर फार्मूला में। इसके अलावा भी बहुत सारे और कुछ हैं जिसको आप लोग को बताना है। ठीक है, मैं इस फार्मूले के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया हूं कि कौन कौन सा हिस्सा किस चीज के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सोलेनोसिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किसमें, फिल इन द ब्लैंक में, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। ठीक है, जिसमें आता है सबसे पहला, मिर्च का वानस्पतिक नाम पूछा गया है, तो सभी को पता है, 11th से 11th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कैप्सिकम एनम या कैप्सिकम फ्रूटेंस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सिलिक्वा फल किस कुल में होता है, यहाँ पे पूछा गया। तो सिलिक्वा का जो है क्रूसीफेरी में होता है। आपने सरसों का फल देखा होगा, सरसों का फल कुछ इस तरीके से लॉन्ग रहता है। ठीक है, और लॉन्ग रहने के साथ साथ जो उसमें दाना का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, और उसके बाद ऐसे कवर रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो कवर रहते हैं उस वाले जो फल को क्या बोला जाता है, सिलिक्वा। तो क्रूसीफेरी के अंतर्गत जितने भी फल आते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मूली हो गया, ठीक है, आपका सरसों हो गया, सरसों में डिफरेंट टाइप, और उसके अलावा जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, उन सब में जितना भी फल लगता है वो सबका फल क्या कहलाता है, क्रूसीफेरी मतलब सिलिक्वा कहलाता है। नेक्स्ट, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोफिल के खाली स्थान में संपन्न होता है। यहाँ पे दिया गया है कि क्लोरोफिल को हम और क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में है ना, किसमें संपन्न होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, राइट आंसर इसका आएगा स्ट्रोमा। अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय की मतलब क्या है कि इसमें अगर आप पत्ती में देखें तो पत्ती में के मेसोफिल कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक को बोलते हैं स्ट्रोमा और दूसरे को बोलते हैं क्या चीज, ग्रेना। ठीक है, तो ग्रेना क्या करता है, ग्रेना लाइट का रिसेप्टर होता है। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो अप्रकाशीय यहाँ पे दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। मान के चलो मैंने यहाँ पे स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रोमा बोलता हूँ, जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस प्रकार से संरचना जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये संरचना आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे ग्रुप को सिक्के जैसे अरेंज रहता है, इसको बोलते हैं क्या चीज, थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड ये पूरे ग्रुप को कहा जाता है, और एक सिंगल को बोलते हैं हम क्या चीज, ग्राना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें खाली स्पेस रहता है, एक लिक्विड जैसा पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक साइड होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरे साइड होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो किसमें होता है, स्ट्रोमा में ग्रेना में होता है। ठीक है, और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन होता है वो किसमें होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के लिए ग्रेना और डार्क रिएक्शन के लिए जो स्ट्रोमा में होता है, और ये दोनों की दोनों जो साइकिल है या घटना है वो किसके अंतर्गत होता है, पत्तियों में उपस्थित हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्ट्रोमा होगा, जो डार्क रिएक्शन करवाता है। नेक्स्ट है आईबीए का पूरा नाम, तो इसका जो पूरा नाम है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। आईबीए एक प्रकार का क्या है, हार्मोन्स है जो
पौधों में जड़ को उत्पन्न करता है। ठीक है, आईबीए का फंक्शन क्या है? रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है या उसको बढ़ावा देता है। जैसे आप कटिंग लगाते हैं तो अगर आप आईबीए के घोल में डुबा करके लगाएंगे तो आपके जो कटिंग है, जो भी फ्लावर्स या कोई भी पौधे का अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें जल्द से जल्द क्या आती है? जड़ें आती है। ठीक है, तो आईबीए जो है रूट डेवलपमेंट को क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी का, खाली स्थान का एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, श्वसन दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीश्वसन या इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और दूसरा होता है क्या चीज? अनऑक्सीश्वसन, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो श्वसन बोला गया है, पूछा गया है ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? 38 एटीपी। ठीक है, इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से। वहीं अगर अनऑक्सीश्वसन की बात करें तो अनऑक्सीश्वसन में एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एक ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, नोट कर लेना, कितने एटीपी का? 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, वहीं सेकंड जो अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन में खाली स्थान कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन में जो ऊर्जा का जो मात्रा है वो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वहीं अगर हम बात करें अनऑक्सीश्वसन में कि कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसमें जो आता है 21 कैलोरी। ठीक है, अनऑक्सी में क्या होता है? एनारोबिक में अगर ऊर्जा की बात करें तो 21 कैलोरी है ना, ऊर्जा क्या क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी, अनऑक्सीश्वसन में 2 एटीपी, ऑक्सीश्वसन में ऊर्जा का उत्पादन 673 किलो कैलोरी और अनऑक्सीश्वसन में ऊर्जा का उत्पादन 21 कैलोरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुगुणिता द्वारा खाली स्थान का गेहूं का विकास हुआ। ठीक है, तो बहुगुणिता क्या है? इसको पोलाइडी लेवल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। खैर ये इतना वो नहीं है और ये बहुत ब्रॉड टाइप का टॉपिक है। ठीक है, तो बहुगुणिता का मतलब होता है पॉलीपोलाइडी। ठीक है, बहुगुणिता का मतलब क्या होता है? पॉलीपोलाइडी। हम बहुगुणिता में एक, जैसे कि मान के चलो धान का जो गुणसूत्र संख्या है वो कितना है? 24 है। तो बहुगुणिता में इसकी जो क्रोमोसोम नंबर है या गुणसूत्र संख्या है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहुगुणिता द्वारा कौन से गेहूं का विकास हुआ? ट्रिटिकम एस्टिवम। और भी गेहूं की वैरायटीज हैं जैसे कि ट्रिटिकम ड्यूरम हो गया, ट्रिटिकम टर्जिडम हो गया। ठीक है, ये मोनोकोकम हो गया। ये सारी की सारी गेहूं की वैरायटी है। जो लास्ट में जिसको ब्रेड व्हीट बोलते हैं, जो खाने योग्य व्हीट है, वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसका डेवलपमेंट किसके माध्यम से हुआ? बहुगुणिता के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फलों का उत्पादन होता है किस तकनीक से? तो पर बहुगुणिता एलो पॉलीपोलाइडी के माध्यम से बीज रहित फलों का उत्पादन होता है। और इसका एग्जाम्पल जो आता है आप देखेंगे, केला जो सबसे पॉपुलर फल है ना, केला का जो है इसी के माध्यम से बीज रहित फलों का उत्पादन मतलब पर बहुगुणिता एलोपोलाइडी के कारण होता है। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये बायोलॉजी में से जूलॉजी का पोर्शन है जिसमें कीट विज्ञान से कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। मधुमक्खी क्या है? सोशल कीट है भाई, सामाजिक कीट है। ठीक है, ये समूह में रहना, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनमें लेबर डिवीजन होता है, रानी का काम अलग होता है और वर्कर का काम अलग होता है, कुछ ड्रोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी क्या है? सोशल कीट है जो अपने ग्रुप या समूह के साथ रहता है, इसीलिए इसको सामाजिक कीट बोलते हैं, सोशल इंसेक्ट। अब यहाँ पे आता है अगला है निम्फ। निम्फ क्या है? निम्फ अवस्था खाली स्थान कीट के जीवन चक्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आता है क्या चीज? आंसर है लाख कीट। अब निम्फ क्या है? तो एक चीज बहुत ध्यान से रखो, ये किससे संबंधित है? रूपांतरण से। रूपांतरण कहने का मतलब है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण। किसका रूपांतरण भाई? तो कीटों का रूपांतरण। कैसे होता है रूपांतरण? तो दो प्रकार का रूपांतरण होता है, एक होता है अपूर्ण रूपांतरण और एक होता है पूर्ण रूपांतरण।
अपूर्ण रूपांतरण में क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, वो सारे के सारे क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो अपूर्ण रूपांतरण में होता यह है कि अंडा निकलता है, अंडे से क्या निकलता है, निम्फ निकलेगा, अंडे से क्या निकलेगा, निम्फ, निम्फ से फिर वो किस में बदल जाता है, एडल्ट में बदल जाता है, एडल्ट या वयस्क से, वयस्क में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और वयस्क क्या करेगा, अंडा देगा, ठीक है। मतलब ऐसा कोई कीट जिसके जीवन चक्र में अंडा से लेकर प्रौढ़ बनने तक 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं हम अपूर्ण रूपांतरण, ठीक है। और जो कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है लाख कीट। नेक्स्ट, ऐसा कोई कीट जिसके जीवन चक्र में कौन कौन सा एग भी होगा, एग से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, लार्वा से फिर प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर एडल्ट बनेगा, ठीक है। अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से प्रौढ़ अवस्था में परिवर्तित होगा, और प्रौढ़ अगेन फिर क्या करेगा, अंडा देगा, ठीक है। तो ये होगा आपका पूर्ण रूपांतरण। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एक सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है जैसे कि तितली, ठीक है। तितली जो है क्या चीज, लेपिडोप्टेरा से संबंधित है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से संबंधित है, बिलोंग करता है, जो कि लेपिडोप्टेरा मतलब तितली आती है लेपिडोप्टेरा में, ठीक है। और ये जो निम्फ है मतलब लाख कीट, ये जो है निम्फ अवस्था मतलब प्रेफर करता है, जो मेटामॉर्फोसिस का एक रूप है, ठीक है। तो अंडा, लार्वा, एडल्ट ये तितली में पाया जाता है जैसे कि लेपिडोप्टेरा, और वहीं पे अंडा, निम्फ और वयस्क जो क्या है लाख कीट में। निम्फ अगर देखा जाए तो आप लोगों ने निम्फ एक और होता है जैसे कि ऑर्थोप्टेरा के अंतर्गत आने वाला जो एक कीट है, कौन सा कीट, जिसको अपन टिड्डा बोलते हैं, ठीक है, ग्रास ऑपर इंग्लिश में। देखे होगे कई छोटे टिड्डे देखे होगे, कई बड़े टिड्डे देखोगे, तो छोटा टिड्डा और बड़ा टिड्डा में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ आकार में अंतर होता है, बाकी दिखने में वो क्या रहता है, उसी के जैसा सेम टू सेम। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो निम्फल स्टेज है इंसेक्ट का, वो सेम टू सेम अपने एडल्ट के आधार पे दिखता है, मतलब जैसा एडल्ट दिखता है उसी के प्रकार दिखता है, बाकी इसका जो आकार है वही बस क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो है लाख कीट, है ना। अगला लेपिडोप्टेरा गण का लाभदायक कीट है, यहाँ पे लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत जो रेशम कीट है, सिल्कवर्म, है ना, इसमें भी 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, और ये जो कीट है लेपिडोप्टेरा से रिलेटेड है, जो एक लाभदायक कीट की श्रेणी में आता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट की श्रेणी में आता है, ठीक। रानी मध, अगला क्वेश्चन है, रानी मधुमक्खी का प्रमुख कार्य केवल और केवल अंडारोपण करती है, ठीक है, ना तो वह शहद देती है ना ही शहद इकट्ठा करने जाती है, ठीक है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अंडा देना, और एग लेइंग ही इसका इंपॉर्टेंट कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लेसिफेरा लैका का सामान्य नाम है, ठीक है। तो ये लाख कीट जिसको लक्ष्य कीट भी बोलते हैं, तो लाख कीट का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो लेसिफर लैका है, ठीक है, और लेसिफर लैका का सामान्य नाम लाख कीट या लक्ष्य कीट, ठीक है। अगला, कीट के सिर में कितने खंड होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट का अगर हेड की बात करें, इंसेक्ट हेड की बात करें तो इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। कितना सेगमेंट, 6 सेगमेंट, जिसमें माउथ पार्ट वाला सेगमेंट होता है, एंटीनल सेगमेंट होता है, और एंटीना मतलब जो श्रृंगिकाएं होती है, छोटा 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 और कई कीटों में बड़ा भी होता है, ठीक है। तो वो बाकी अलग अलग भागों में बांट करके इसको 6 भाग में, मतलब कीट का जो हेड वाला पोर्शन है वो 6 भागों में बटा रहता है। वैसे अगर कीट के बाकी भाग पूरे शरीर को बात करें तो 3 भागों में बटा रहता है, सिर, धड़, और तीसरा है उदर, ठीक है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। मधुमक्खी देखे हो या कोई भी इंसेक्ट देखे हो, ठीक है, जिसमें से उसका ये जो बॉडी पार्ट्स है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें ये वाला पार्ट आपका हेड वाले में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका क्या कहलाता है, थोरेक्स कहलाता है, यानी कि धड़, और ये वाला जो हिस्सा है ये एब्डोमेन कहलाता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इंसेक्ट की परिभाषा क्या है, कीट की परिभाषा क्या है,
ठीक है, बहुत अच्छा इसका डेफिनेशन है। अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट में उसका एक परिभाषा मुझे दीजिए जरूर, ठीक है, ताकि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंसेक्ट का जो बॉडी अगर देखें तो 6 सेगमेंट की मिलकर मतलब 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और अगर हेड की बात करें, सिर की बात करें, तो वो 6 सेगमेंट से मिलकर के क्या रहता है, बना हुआ रहता है, ठीक है। वहीं यहां तक आपका लास्ट हुआ है ना। पीएटी के लिए जो क्रैश कोर्स है वो 26 मार्च से शुरू होने वाला है। जैसे ही आप लोग का एग्जाम जो है 24 मार्च को खत्म हो जाएगा, पीएटी क्रैश कोर्स जो है 26 मार्च से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, क्योंकि 40 दिन का ही समय है आप लोग के पास अगर पीएटी क्रैक करना है तो। 40 बाकी ईयर तो लगभग 2 महीने का समय मिल ही जाता था, लेकिन इस बार बहुत ही कम समय मिला है, क्योंकि जो व्यापम है उसने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो पीएटी के लिए अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 26 मार्च 2025 से एग्री कोचिंग क्लासेस श्रीखदान के द्वारा ये कोर्सेस शुरू किया जा रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लघुत्तरी, अति लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी, मैंने उसका एक पीडीएफ बना के रखा है, ठीक है। ये जो है सीजी बोर्ड द्वारा दिया गया ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो प्रश्न बैंक है उसमें से है, ठीक है। तो इसको आप लोग आज ही रात का टाइम है आप लोग के पास, इसके बाद कल तो आप लोग का पेपर होगा, तो एक नजर जरूर उस क्वेश्चंस पे मार लेंगे और उसके आंसर को अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि कल के एग्जाम के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं 2 दिन पहले वीडियो डालना चाहता था, बट एक्चुअल में थोड़ा सा दिक्कत आ गया, इसीलिए टाइम पे आप लोग के पास वीडियो जो है नहीं जा पाया, ठीक है। लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी किए हैं और अभी आप लोग को पीडीएफ के साथ मैं मेंशन मतलब भेज दूंगा जब वीडियो जाएगा तो, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या करिए, डाउनलोड करिए, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है, उसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर अनदर इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो भी लगता है कमेंट कीजिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।